देखिए, इससे पहले हम बात कर रहे थे कछुआ वंश की, और कछुआ वंश को हमने जो है वो पूरा कर लिया था। और आज हम बात करेंगे मारवाड़ के इतिहास की, और जानेंगे कि मारवाड़ के इतिहास में जो है वो कौन कौन से प्रमुख शासक हुए हैं। तो जैसे बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ में जो है वो राठौड़ों ने यहाँ पर जो है शासन किया था। और जैसे बात करें, सबसे पहले जो है ये जान लेते हैं कि राठौड़ों की जो है वो उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, और कौन कौन से इतिहासकार जो है वो क्या मानते हैं। तो सबसे पहले राठौड़ों की उत्पत्ति को समझ लेते हैं। जैसे बात करें डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की, तो जैसे राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के क्या कथन हैं, इनको समझ लेते हैं। कि जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति जो है वो दक्षिण भारत की एक जाति थी राष्ट्रकूट। यहाँ पर जैसे बात करें, एक जाति थी राष्ट्रकूट। तो गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो राठौड़ों की उत्पत्ति है वो राष्ट्रकूटों से ही जो है इनकी उत्पत्ति हुई है। तो गोपीनाथ शर्मा जो है राठौड़ों की उत्पत्ति जो है वो राष्ट्रकूटों से मानते हैं। और राष्ट्रकूट जो है ये एक दक्षिण भारत की एक शुद्ध आर्य जाति थी। तो ये तो बात हुई डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की। इसके अलावा जैसे बात करें मूणोत नेणसी व कर्नल जेम्स टोड की, मूणोत नेणसी व कर्नल जेम्स टोड, इनको समझ लेते हैं कि राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में इनके क्या विचार है। तो मूणोत नेणसी व कर्नल जेम्स टोड जो है राठौड़ों की उत्पत्ति जो है वो कन्नौज के घेड़वालों की उनसे मानते हैं। जो कन्नौज के घेड़वाल हैं, तो मूणोत नेणसी व कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि जो राठौड़ हैं वो घेड़वालों के ही वंशज हैं। ये तो मानते हैं मूणोत नेणसी व कर्नल जेम्स टोड। और राष्ट्रकूटों से राठौड़ों की उत्पत्ति जो है वो गोपीनाथ शर्मा मानते हैं। इसके अलावा जैसे बात करें, एक और इतिहासकार हैं, उनको देख लेते हैं। ओझा क्या कहता है। तो जैसे बात करें डॉक्टर हीराचंद ओझा की, हीराचंद ओझा, इनकी बात करें तो जो हीराचंद ओझा है वो राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित कहते हैं कि राठौड़ों की जो एक शाखा थी वो बंदायूं में थी, और बंदायूं के जो राठौड़ थे उन्हीं से जो है मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति हुई है। तो ये हीराचंद ओझा का कथन है। तो ये राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख इतिहासकारों के जो है इनके विचार हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मारवाड़ में जो है वो कौन कौन से इतिहास में, जैसे बात करें इनको कि मारवाड़ में जो है वो कौन कौन से शासक यहाँ पर हुए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो मुख्यतः जो है वो जोधपुर के राठौड़ माने जाते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर जो है बीकानेर में भी राठौड़ों ने शासन किया था, उनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले बात करें जोधपुर के राठौड़ों की। तो जैसे सबसे पहले बात करें, शासक आता है राव सिंहा। सबसे पहले आता है राव सिंहा। राव सिंहा जो है वो राठौड़ वंश का जो है संस्थापक हो जाता है। संस्थापक, मूल पुरुष या आदि पुरुष एक ही बात होती है। तो राव सिंहा जो है वो राठौड़ों का संस्थापक हो जाता है। और जैसे राव सिंहा की बात करें तो माना जाता है कि राव सिंहा जो है वो कन्नौज के, ये जो राव सिंहा है वो कन्नौज के जो घेड़वालों के ये वंशज माना जाता है राव सिंहा। तो ये जो है ये जयचंद घेड़वाल का पौत्र माना जाता है। जयचंद घेड़वाल, इनका ये पौत्र माना जाता है राव सिंहा। तो राव सिंहा जो है वो राठौड़ों का संस्थापक हो जाता है। लगभग 1212 ईस्वी में जो है इसने मारवाड़ में प्रवेश किया था, मारवाड़ में प्रवेश। और बात करें इसके राज्य क्षेत्र की, तो इसका राज्य क्षेत्र जो है वो पाली के आसपास माना जाता है।
पाली के आसपास जो है इसका राज्य क्षेत्र हो जाता है। और जैसे बात करें राव सिंह की, तो इसने अपनी राजधानी जो है, इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी खेड़ बाड़मेर में। बाड़मेर भी एक स्थान है खेड़, तो वहाँ पर जो है राव सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी। और राव सिंह की मृत्यु जो है वो बीटू गांव पाली में हुई थी। इसकी मृत्यु जो है वो बीटू गांव पाली में हुई थी। तो ये राव सिंह से संबंधित कुछ बातें हैं, जिसे एक बार और देख लेते हैं। राव सिंह जो है वो कन्नौज के जो जयचंद घेड़वाल थे उनका ये पौत्र माना जाता है। और ये राठौड़ों का जो है वो संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष माना जाता है। लगभग 1212 ईस्वी में इसने मारवाड़ में जो है प्रवेश किया था। और पाली के आसपास जो है इसका क्षेत्र था। और जैसे बात करें, इसने अपनी राजधानी खेड़ बाड़मेर को बनाई थी और इसकी मृत्यु जो है वो बीटू गांव पाली में हुई थी। तो ये जो है ये राव सिंह से संबंधित बातें हैं। इसके बाद अगले शासक को पढ़ते हैं। इसके बाद जैसे बात करें, राव सिंह के बाद जो अगला शासक आता है उसका नाम है आसनाथ। उसको देख लेते हैं। तो अगला शासक आता है आसनाथ। जैसे बात करें आसनाथ की, तो आसनाथ के बारे में माना जाता है कि ये जो है इसने ज़्यादा शासन नहीं किया था और ये जो है ये जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया, ऐसा मानते हैं। जलालुद्दीन से जो है ये लड़ता मारा गया। तो आसनाथ जो है वो जलालुद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया, ऐसा मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार जो है इसका भी खंडन करते हैं। वो मानते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है उस समय मारवाड़ में नहीं आए थे, जबकि जो मारवाड़ में सबसे पहले मानते हैं कि उस सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है मारवाड़ में उसने प्रवेश किया था। तो इसके बाद जैसे अगला शासक आता है वो है दुहड़। ये अगला शासक आता है। जैसे बात करें दुहड़ की, तो दुहड़ जो है वो कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लाया था, चक्रेश्वरी या नागनेची माता। जैसे बात करें दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर जो है वो कर्नाटक है। और कर्नाटक से जो है ये दुहड़ चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाया था। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाया था और इसने जो है नगाना गांव बाड़मेर में इस मूर्ति को लगाया था, जिस कारण इस मूर्ति को जो है वो नागनेची माता भी कहते हैं। नागनेची माता, चक्रेश्वरी या नागनेची माता जो है ये हो जाती है राठौड़ों की कुल देवी। जब मैंने कछुआ वंश पढ़ाया था उसमें बताया था कि कुल देवी एक होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी, तो मैंने उस समय बात की थी इनकी। तो चक्रेश्वरी या नागनेची माता जो है वो राठौड़ों की कुल देवी हो जाती है। और जैसे बात करें राठौड़ों की आराध्य देवी की, तो इनकी आराध्य देवी जो है वो है चामुंडा माता। और जैसे बात करें बीकानेर के राठौड़ों की जो आराध्य देवी है वो है करणी माता। करणी माता को हम जो है जब बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे उस समय करणी माता के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जैसे बात करें दुहड़ की, तो इतिहासकार मानते हैं कि बाद में जो है दुहड़ वो चौहानों से लड़ता हुआ मारा गया, ऐसा मानते हैं। अब जैसे बात करें दुहड़ के बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम है राव चूंडा। तो राव चूंडा जो है वो मारवाड़ में अगला शासक आता है दुहड़ के बाद। तो जैसे बात करें राव चूंडा की, तो इसे मारवाड़ का जो है वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक, मारवाड़ का जो वास्तविक संस्थापक है वो राव चूंडा को माना जाता है, जबकि जो संस्थापक है वो राव सिंह को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक राव चूंडा को माना जाता है।
वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है मारवाड़ में इसने जो वो विकास के कार्य शुरू कर दिए थे, इसलिए इसको जो है मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जैसे बात करें रावचूंडा की, तो जैसे बात करें इंदाराय धवल की, इंदाराय धवल ने जो है अपनी पुत्री का विवाह जो है वो चूंडा के साथ किया था। इनकी पुत्री थी इंदाराय धवल की, तो इंदाराय धवल की पुत्री का विवाह इन्होंने जो है वो चूंडा के साथ किया था, और दहेज में जो है इनको मंडोर दिया गया था चूंडा को। तो चूंडा को जो है दहेज में जो है मंडोर दिया गया था। और बात करें मंडोर की, तो मंडोर जो है वो नागाद्री नदी के किनारे स्थित है, ये नागाद्री नदी के किनारे स्थित था। इसके अलावा जैसे बात करें रावचूंडा की पत्नी थी एक किशोर कंवर, ये इनकी पत्नी थी किशोर कंवर, और इनका एक पुत्र था कान्हा। तो रावचूंडा जो है वो कान्हा को जो है अपना अगला जो है राजा बनाकर चले जाते हैं। और जैसे बात करें रावचूंडा की एक पुत्री थी हंसाबाई, ये रावचूंडा की जो है वो पुत्री थी। और रावचूंडा की जो पुत्री थी हंसाबाई, इनका विवाह किया गया था राणा लाखा के साथ। तो हंसाबाई का विवाह जो है वो राणा लाखा के साथ किया गया था। इसके अलावा जैसे बात करें चूंडा की, तो चूंडा की जो है एक और पत्नी थी चांद कंवर, ये जो है ये इनकी अन्य पत्नी थी चांद कंवर, ये एक सोनगरा रानी थी। और चांद कंवर ने जो है वो चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो कि आबानेरी दौसा में प्रसिद्ध बावड़ी है चांद बावड़ी। ये चूंडा की सोनगरा रानी चांद कंवर ने ही इसका निर्माण करवाया था। तो ये रावचूंडा से संबंधित कुछ बातें हो जाती है। और जैसे बात करें चूंडा की, तो चूंडा जो है वो 1423 में जो है ये भाटियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है, ऐसा मानते हैं। तो हमने जो है वो 4 शासक पढ़ लिए हैं। और इसके बाद जो अगला शासक है, जो रावचूंडा के बाद अगला शासक है, वो आ जाता है राव खाना। तो राव खाना की अब बात करते हैं। तो चूंडा के बाद जो है इनका पुत्र आता है कान्हा। कान्हा ने जो है वो ज़्यादा जो है इन्होंने शासन नहीं किया था। और जैसे बात करें रावचूंडा का ही जो है एक और पुत्र था रणमल। जब चूंडा ने जो है कान्हा को जो है वो राजा बना दिया था, तो उस समय जो है वो रणमल जो है वो मेवाड़ चला गया था और वहीं पर जो है ये रहने लगा था। और जैसे बात करें कान्हा की, तो कान्हा ने जो है जो रणमल ने राणा लाखा के साथ मिलकर जो है कान्हा को पराजित कर दिया, और रणमल ने जो है मंडोर पर अधिकार कर लिया था। बाद में ऐसा माना जाता है कि जो कान्हा है वो सांकला भाटियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है। ये सांकला भाटियों के साथ लड़ता हुआ कान्हा मारा जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो कान्हा की मृत्यु हुई थी वो करनी माता के ऐसा माना जाता है कि जो कान्हा की मृत्यु हुई थी वो करनी माता ने करी थी, करनी माता ने उनको मार दिया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं। इसके बाद जैसे बात करें अगला शासक आता है रणमल। इसके बाद कान्हा को पराजित करके अगला शासक बनता है रणमल। जैसे बात करें कुंभा की, तो कुंभा ने जो है वो भारमली के सहयोग से जो है रणमल को मरवा दिया था। और जैसे बात करें रणमल की एक पत्नी थी कोडमदे ने जो है बीकानेर में एक बावड़ी बनवाई थी, कोडमदेसर बावड़ी। तो कोडमदेसर बावड़ी जो है वो बीकानेर में है, और रणमल की पत्नी कोडमदे ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो ये रणमल तक जो है
बातें हो जाती हैं। रणमल के बाद जैसे बात करें अगला शासक की, तो इसके बाद अगला शासक आता है सातलदेव। तो रणमल के बाद जो शासक आता है वो आता है सातलदेव। ये अगला शासक है। सातलदेव की कोई विशेष बात नहीं है, इसकी बस एक ही विशेष बात है, इसके समय जो है वो घुड़ला नृत्य प्रारंभ हुआ था, घुड़ला नृत्य। और ये किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो सातलदेव के समय जो है वो घुड़ला नृत्य प्रारंभ हो जाता है, और ये जो है ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। बात करें घुड़ला नृत्य की, तो ये जो नृत्य है ये प्रारंभ किया था घुड़ला खान की एक पुत्री थी गिंदोली, घुड़ला खान की पुत्री थी गिंदोली। इन्होंने इस नृत्य को जो है प्रारंभ किया था। और जैसे बात करें गणगौर की, तो गणगौर जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और जैसे बात करें बूंदी की, तो बूंदी में जो है वो गणगौर बूंदी में नहीं मनाई जाती है। तो सातलदेव के बाद जो अगला शासक आता है वो आता है सूजा। तो अब बात करते हैं राव सूजा की। जैसे बात करें राव सूजा की, तो राव सूजा के समय जो है एक विवाद हो गया था। सूजा का जैसे इनकी माता थी जसमादेह, और सूजा व बीका के बीच में जो है विवाद हो गया था। जब हम बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे उस समय समझेंगे कि राव सूजा व बीका के बीच में जो है उस को क्या विवाद था। तो इनको हम बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो है विवाद हो जाता है, और बीका जो है वो जो है मारवाड़ को घेर लेता है सूजा पर आक्रमण करने के लिए। और जैसे बात करें इनकी माता थी जसमादेह, तो इनके बीच में दोनों के बीच में ये संधि करवाती है। और संधि में जो है बीका को जो इनका पिता था जोधा, जो इनके राज चिन्ह को जो है ले जाता है। राज चिन्ह को लेकर जो है इनके बीच में विवाद होता है सूजा व बीका के बीच में। तो बाद में जो है बीका को राज चिन्ह दे दिए जाते हैं उनके पिता जोधा के, और राज चिन्ह में जैसे तलवार व ढाल ये लेकर बीका जो है वो बीकानेर चला जाता है। तो इनकी माता जसमादेह के नेतृत्व में जो है इन दोनों के मध्य संधि होती है। अब अगला जो शासक है वो है जोधा। तो अब बात करते हैं राव जोधा की। राव जोधा जो है वो सामंत प्रथा का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामंत प्रथा का जो है ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सामंत प्रथा का मतलब होता है कि इन्होंने जो है और राजा के नीचे जो मंत्री होते हैं उनको जो है पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया था, तो उसे सामंत प्रथा कहते हैं। तो सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक जो है वो राव जोधा है। जैसे बात करें ओझा व टोट के अनुसार जो है ये राठौड़ों का सबसे जो प्रथम शक्तिशाली शासक था राव जोधा। कर्नल जेम्स टोड व ओझा के अनुसार जो है जोधा जो है वो प्रथम शक्तिशाली शासक था। और जैसे बात करें 1453 की, 1453 की बात करें तो इसने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, मंडोर पर अधिकार। और इसके अलावा जैसे बात करें इसके समय 1453 में जो है वो आवल बावल की संधि होती है, आवल बावल की संधि। तो आवल बावल की संधि जो है वो जोधा के समय ही होती है, या इसे ही कहते हैं मारवाड़ मेवाड़ संधि, मारवाड़ मेवाड़ संधि, या इसी का ही एक और नाम है
राठौड़ सिसोदिया संधि। तो ये राव जोधा के समय होती है 1453 में। इस संधि के अनुसार जो जोधा की पुत्री थी एक श्रृंगार देवी का विवाह जो है वो कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया जाता है। जो आवल बावल की संधि हुई थी, इस संधि के अनुसार जो जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी का विवाह जो है वो कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया जाता है। और श्रृंगार देवी जो है वो चित्तौड़गढ़ में जो है एक बावड़ी बनवाती है, गोसुंडा बावड़ी जो है वो चित्तौड़ में है और श्रृंगार देवी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा जैसे बात करें राव जोधा की, तो राव जोधा जो है वो 1459 में जो है 12 मई 1459 को ये जोधपुर की स्थापना कर देते हैं और यहीं पर एक दुर्ग बनवाते हैं जिसे कि कहते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, या इसे ही के गढ़ चिंतामणि, ये दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। जैसे राव जोधा के बाद जो शासक आता है वो है राव गांगा, ये अगला शासक आता है। राव गांगा की कोई विशेष बात नहीं है। जिसे बात करें जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, तो 1527 में जो है वो युद्ध हुआ था, तो इनके पुत्र था मालदेव, जो राव गांगा का एक पुत्र था मालदेव। तो मालदेव को जो है वो गांगा ने सांगा की सहायता हेतु जो है खानवा का युद्ध में भेजा था मालदेव को। और जैसे बात करें, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो मालदेव था उसने अपने पिता की जो है हत्या कर दी थी गांगा की, लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात का भी खंडन करते हैं। तो ये अब जैसे अगला शासक आता है, इसके बाद गांगा के बाद अगला शासक आता है मालदेव। तो मालदेव को जो है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।